लड़ाई हो रही थी तो जो इनका बेटा है वो मैं देखूं कि सर की तरफ से बोल रहा है, तो हम उससे पूछे हम क्या ऐसा क्यों है, तुम मैम की तरफ से क्यों नहीं बोल रहे? कहीं मेरी मम्मी ने सिखाया है कि हमेशा कमजोर की तरफ से बोलना चाहिए। आप जान लीजिए कैसी है। मैं शुरू करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं पुरुष विमर्श का कवि हूँ। मतलब मैं हाथ सिर्फ पंक्तियां लिखता हूँ। मेरा काम है पुरुषों की तरफ से स्त्रियों से प्रश्न पूछना। हाँ, और क्या हमको स्पीकर बोला है। और क्या हम सुगर कॉस्मेटिक्स का सामान भी खरीदते हैं। मैं शुरू करता हूँ कि कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। तर्क सुनिएगा मेरा, लॉजिक। कितना भी तू मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लेक्शन, रंग की बेस पे। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बताया आपको। पढ़े लिखे आपको बताना पड़ रहा है। कितना भी तो मैं आजकल दरअसल पढ़े लिखे को बताना पड़ता है कि लोग जलन खोने कहेंगे ही नहीं। आप कितने भी लोग हो, लोग हमारे ईर्ष्या के नहीं कहेंगे। हाँ, मैं इतना अच्छा संचालन कर रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा कि अच्छा किया। तो हाँ सच में ये चीज कितना ये लाइन एडिट होगी कि नहीं? ना होगा। कितना भी तो मेकअप कर ले, गोरी थोड़ी हो जाएगी। गाजर गाजर ही रहती है, मूली थोड़ी हो जाएगी। तो चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। दूसरा तर्क, चाहे जितना बहस करो तुम, रोटी रोटी ही रहती है। ऊपर तेल लगा देने से पूरी थोड़ी हो जाती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जैसा है वो वैसा रहेगा। कोई कितना भी मेकअप कर ले, हम कितना भी मेकअप कर ले, हम ऐश्वर्या राय थोड़ी हो जाए। बच्चे हो सकते हैं। कुछ देर के लिए हो जाएंगे, भले वास्तविकता से अपने हम कैसे हट सकते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है इनके पास जवाब ना भी। हाँ, इस सभी को जलाने का क्या फायदा है? सभी को जलाने का क्या फायदा है कि यूं मुस्कुराने का क्या फायदा है? अरे लड़कियों मुझको तुम ये बताओ, अरे लड़कियों मुझको तुम ये बताओ, लिपस्टिक लगाने का क्या फायदा है? निशा जी जब पॉज कीजिएगा, क्योंकि जरा जवाब आएगा जरूर। कहिए आप महिलागण में कोई हो जवाब देने वाला? नहीं है ही नहीं। अरे कैसे नहीं? अभी देखिए एक ये लड़कियों से पूछा क्या, लड़कियां बताएंगी नहीं? औरतों से पूछा क्या तो औरतें बता देती। नहीं, वो ये उसी कैटेगरी में आप बता सकते हैं अगर जवाब है। नहीं, ये हमको किनारे बुला बुला के कहते हैं, कहना मैं संजीवनी का जागर। मैं तो जानता हूँ ना कितना अंदर से कुछ नहीं। मैं बताता हूँ कि लिपस्टिक क्यों लगाई जाती है। हाँ, कि बर्फ शराब में डाली जाती है। हाँ, बर्फ शराब में डाली जाती है मेरे भाई, इसीलिए लबों पे लिपस्टिक लगाई जाती है। आगे बढ़े सर, आगे। हमरे समझे नहीं आप। देखिए इसीलिए नहीं है कि आप इश्क की कश्ती में नहीं है। देखो शराब बिना बर्फ के बेकार है। और जो नशा होता है वो 3 चीजों से होता है। वो होता है साकी के हाथ से, साकी की आंख से और साकी के लबों से। तो यहाँ लब हमने यूज किया कि लबों पे इसलिए लिपस्टिक लगाई जाती। अभी धीरे धीरे आओगे तुम इस पे। चलो हाँ भाई, आगे आगे बढ़े। थोड़ा तो राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे घटे कि जेब कतरे तक विधायक हो गए। मंच पर तमाम लोग, मंच पर पैसा मिलता है, इसीलिए चोरी करके कहीं से बस रचना चोरी करके बस अपना मंच पर मिल जाए, हमको पैसा मिले, उसका ग्लैमर। लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, जो वास्तविकता है। हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो भी इंग्लिश मीडियम। बात यहीं पे अटक जाती है कि ये पढ़े लिखे हैं। बताना पड़ता है, कोई कहेगा ही नहीं। वो भी इंग्लिश मीडियम। तो मैंने उससे 4 पंक्तियां लिखी, जो लोग चोरी किए हैं रचना उनसे, कि हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले, और जो दूसरों के शेर चोरी करके पढ़ता है, किसी जमाने में चट्टा रहा होगा पहले। उसकी चट्टे की आदत पड़ी है पहले से, सबकॉन्शियस माइंड में चोरी की आदत पड़ी है, वो छूटेगी नहीं। जो बचपन से झूठ बोलने का आदी है, वो जिंदगी में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में आ गया है।
तो हमारे घर कभी, लेकिन बात यह है कि जो लोग चोरी कर रहे हैं कुछ बड़े लोग हैं, उनके समर्थन में भी कुछ लोग हैं, उनके अपना निजी स्वार्थ के लिए। मैंने उन चापलूसों के बारे लिखा, जो चापलूसी में अभी तक मैंने चोरों को सुनाया, अब चापलूसों पर सुनाता हूँ कि जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, जो उसको देखूं सरापा बदलने लगता है, वो बोलता है तो आपा बदलने लगता है, वो चापलूस है इतना बड़ा वाला साहेब कि मौका देख के पापा बदलने लगता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बाप बदलने रहे हैं चापलूसी के चक्कर में। इसको दूसरी तरह से भी कहा जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझेंगे यही, मैं कहूंगा कुछ और, आप सुनिएगा कि न तो जीवन को सजाने का शौक पाला है, न तो जीवन को सजाने का शौक पाला है, न तो कुछ खाने कमाने का शौक पाला है, और ना ही क्रीम, न पाउडर, न कोई और चीज। मेकअप का सामान बोल रहा हूँ, आपको वही समझना और कुछ नहीं समझना है। ना तो जीवन को सजाने का शौक पाला है, ना तो कुछ खाने कमाने का शौक पाला है, ना ही क्रीम, ना पाउडर, ना कोई और चीज, बस उसने तेल लगाने का शौक पाला है। तेल में फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले भूमिका बता दी। मैं क्रीम पाउडर बन अभी भी गर्म है क्या? ये तो बोलना है ये। सुनिएगा, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, भला ये दाल अपनी कब गलाना छोड़ देता है, बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। ये वही काम कर रहे हैं। अब ये देखिएगा कि इस दौर के लड़के हमको पुराना कुकर और सीटी बजाना बोलते हैं। हमारे दौर के लोग आज भी मुझ में गुरु ब्रह्मा विष्णु देखते हैं। ये फर्क है, ये दौर का फर्क है। आप लोग इतनी देर में इनके चरित्र से परिचित हो गए। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि पहले मैं वास्तव में हास कवि हुआ हूँ, मैंने जो है त्याग दिया इनकी पेट पूजा के लिए। चलिए सर, तो मैं बता रहा था कि चापलूसी की इस तरह की लोगों की हद हो गई है। हमारे कवि सम्मेलनों के जो सुपर स्टार कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास सर, उनसे सब लोग मिलना चाहते हैं, मेरी भी इच्छा रहती है। लेकिन जब उनसे मिलते हैं लोग, तो बस प्योर में बताऊंगा एक कहानी। उनसे जब लोग मिलते हैं तो इस तरह की चापलूसी से लिखते हैं उसके बारे में पोस्ट कि आपको पढ़ के हंसी आएगी। मैं सही बता रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, कवित्री है, वो अभी जल्दी कुमार विश्वास सर के मिलकर आई, और वो पोस्ट क्या कर रही है, जब मैं माँ की कोख में थी तब मैंने सोचा था कुमार भैया से मिलूंगी। ये क्या है? इस लेवल की चापलूसी। फिर जब मैं माँ के पेट में थी तब मैंने सोचा था कुमार भैया से मिलूंगी। और भैया इसलिए क्यों कह रही सोच रही है कि हो सकता है भैया कहने से थोड़ा हमको वैल्यू मिल जाए। अगर मैं सर कहूंगी तो थोड़ा इनफॉर्मल सा हो जाएगा, भैया कहने से ये हो जाएगा कि थोड़ा पारिवारिक संबंध बनेगा, हो सकता है हमको मंच मिलने लगे। लेकिन उसको ये नहीं पता, उनको पता नहीं कितने लोग सैया तक कहने वाले हैं। तो भैया ही कह रहे हैं। तो लिखा उसने, जब मैं माँ के पेट में थी तब मैंने सोचा था कुमार भैया से मिलूंगी, लेकिन आज 500 वर्षों की तपस्या के पश्चात ये सुखद पल आया है। इस लेवल की चापलूसी की हंसी आने लगे। एक लड़की ने, मैं बताऊं, दोस्त है मेरा, नाम क्या लूं उसका, वो गलती से उसने फोटो खिंचवा ली कुमार सर के साथ, और ऐसी फोटो खिंचवाई कि उसमें कुमार सर का गला ही नहीं आया। तो रास्ते में कहीं जा रहे थे, उसने जल्दी से खड़े होकर किसी से खिंचवा ली, और उसमें कुमार सर का गला नहीं आया, उसका आया चेहरा, वो छोटा है थोड़ा। नहीं, कुमार सर ज्यादा लंबे, हाइट उनकी है, तो वो गला यहाँ तक आया है। तो वो क्या लिखा है, वो पोस्ट क्या करता है, आज कुमार सर से भेंट हुई, तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा हुई। तो आप उसकी फोटो देख लीजिए, इतनी हंसी आएगी, साफ लगता है कि झूठ बोला जा रहा है। इस तरह की लोग चापलूसी करते हैं, इससे बचना चाहिए। अपनी जरूरतें बटरिंग करना आवश्यक है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसकी भी एक सीमा हो। इतना ना करें कि आदमी जान जाए कि एकदम हमारे पीछे पड़ गया है। तो वही मैं सुना रहा था। आप लोग कविता लिख रहे हैं, आप जो गोष्ठियों में जाता होगा वो जानता होगा कि जो गोष्ठियों में जो दादा टाइप के लोग रहते हैं, जो विद्वान है थोड़ा छंद वंद के, वो एकदम पीछे पड़े रहते हैं कि जो है तुम्हारा ये मीटर से खारिज है, बहर से खारिज है, एकदम डिस्टर्ब कर देंगे। आप कितना भी अच्छा आपका चिंतन हो, आप 10 दिन गोष्ठी चले जाइए, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं जा रहा था और मुझसे एक दादा ने कहा कि गजल लिखते हो? हम कह दादा अभी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अब वो मैं हल्का सा कोशिश किया, वो तमाम चीजें बताने लगे। तो मैं कहा ठीक है, मैं गजल तो नहीं लिखाऊं, लेकिन मैं 4 पंक्तियां लिखाऊं। मैंने उसको पढ़ा और इतना भयंकर सब लोगों ने उसको सुना। मैंने लिखा कि दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। क्या बात। दिल करता है उपमा लिखूं, आप दादा समझ लीजिए, सुनील मेहरोत्रा सर।
मैं समझा रहा हूँ। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। और मैं भी लिख सकता हूँ गजलें लगभग सारी बहरों पर। मैं भी लिख सकता हूँ गजलें लगभग सारी बहरों पर। इनके इंची टेप के डर से मुख तक लिखना पड़ता है। डिस्टर्ब कर देते हैं लोग, आप कितना भी अच्छा लिखते हो। अब मैं अंतिम एक छोटी सी, मैंने पहली बार व्यंग्य छड़िका कहा जाता है उसको, मैं लिखने की कोशिश की है। इस देश में जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि मैं हास्य व्यंग्य दोनों का कवि हूँ, तो व्यंग्य भी लिखना मेरा आवश्यक है। इस देश में जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है, मैंने पांडे और मिश्रा दो प्रतीक लिए हैं, उसको आप प्रतीक ही समझे और कुछ ना समझे। मैं एक छोटी सी व्यंग्य रचना सुना के अपना पाठ यहीं पर समाप्त करूंगा कि पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा, जातिवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा है इस देश में। पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। पांडे जी ने मिश्रा जी से कहा कि यार ये जातिवाद नहीं खत्म हो रहा, कुछ उपाय बताइए। मिश्रा जी ने कहा आइए हमें गले लगाइए। मिश्रा जी ने कहा आइए हमें गले लगाइए। पांडे जी ने कहा क्या वाहियात बात करते हो, बिना मतलब ही दिन को रात करते हो। गले लगाने का भला जात से क्या नाता है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। गले लगाने का भला जात से क्या नाता है, क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। मिश्रा जी ने कहा गले लगाने का ही तो सारा खेल है, आप हमें गले न लगाएं तो क्या ही मेल है। और पंक्तियां सुनिएगा कि गले लगाने का ही सारा खेल है, आप हमें गले न लगाएं तो क्या ही मेल है। इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, क्योंकि पांडे ने मिश्रा को कभी गले नहीं लगाया। ये मैंने प्रतीकों में बात की है। बात दूसरी, ये आप इसको, मैं प्रतीक, कविता का अर्थ होता है कि इशारों पे बात की जाए, सीधी ना कही जाए। जो सीधी बात की जाए तो उसका रस खत्म हो जाता है। ये पांडे मिश्रा प्रतीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सवर्ण क्लास और अनुसूचित जातियां, दलित लोग, सवर्णों ने दलितों को गले नहीं लगाया, इसीलिए जातिवाद नहीं खत्म हो रहा। वो स्वीकार ही नहीं करने को तैयार हैं, वो आज तक उनको नीची जात का दिखा रहे हैं, तो कैसे खत्म होगा। इस देश में जातिवाद को इसी ने ही तो बढ़ाया है, क्योंकि पांडे ने मिश्रा को कभी गले नहीं लगाया है। और इसीलिए बार बार हम विदेशी आक्रांताओं के हाथों कटे हैं, क्योंकि हम और आप भी पांडे और मिश्रा में बटे। बहुत बहुत आभार। ये थे निर्भय निश्चय।